हेलो एवरीवन, चलो लेट्स स्टार्ट विद आवर रिवीजन सीरीज। नेक्स्ट चैप्टर अपने रिवीजन के लिस्ट में है प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई का पूरा कंटेंट अपने सी इंटर में एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 10 और 12 ही एप्लीकेबल है। उसके अलावा और बहुत कुछ होता है, लेकिन वो सी ए फाइनल में। चलो अभी हम लोग इसके अंदर कुछ बेसिक्स चीज पढ़ेंगे डेफिनेशन के साथ, देन सेक्शन 10 और सेक्शन 12 पढ़ेंगे। ये चैप्टर वो चैप्टर है जिसके अंदर आईजीएसटी एक्ट के सेक्शंस है। ठीक है, लॉजिक्स क्या है इसके वो सब अपने क्लास में देखे थे। फिलहाल बेसिक्स क्या है, हम पढ़ रहे प्लेस ऑफ सप्लाई। तो व्हाई प्लेस ऑफ सप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सी आपको पता है कि एक होता है लोकेशन ऑफ सप्लायर, ठीक है, एक होता है लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड एक होता है प्लेस ऑफ सप्लायर एंड एक होता है लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। ये पूरे केस में अगर मेरे को जीएसटी के अंदर सप्लाई इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट, ये डिपेंड करता है कि लोकेशन ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे है। हालांकि इंटर और इंट्रा को आइडेंटिफाई करने के लिए लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट काम का नहीं है, बट देर आर हाई चांसेस कि प्लेस ऑफ सप्लाई को आइडेंटिफाई करने के लिए शायद लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट का यूज हो सकता है। अब अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों इन सेम स्टेट में, दोनों किधर है, सेम स्टेट में, तो मैंने क्या बताया था, ए को मैच करना, तो ये इंट्रा स्टेट हो गया। लेकिन अगर दोनों डिफरेंट स्टेट में, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, इंटर सप्लाई। ठीक है, इसका मतलब यह है कि प्लेस ऑफ सप्लाई अगर नहीं पता तो आपको इंटर और इंट्रा नहीं पता, और अगर आपको इंटर इंट्रा नहीं पता तो आपको आईजीएसटी लगता है या सीजीएसटी ये भी नहीं पता होगा। मतलब इंट्रा में लगता है सीएनएस और इंटर में लगता है आईजीएसटी, ये भी शायद आपको फिर नहीं पता चलेगा। करेक्ट, एंड दैट इज व्हाई प्लेस ऑफ सप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिक्स में मैंने यही सब बोली है कि सेम स्टेट क्या क्या होता है, इंटर इंट्रा का क्या होता है। करेक्ट है, और फिर प्लेस ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन कैसे करने का होता है, और प्लेस ऑफ सप्लाई में डिटरमाइन करने के लिए मेजरली ये सारे फैक्टर्स लगते हैं। लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, लोकेशन ऑफ सर्विस रिसीवर, देन प्लेस वेयर द एक्टिविटी टेक्स प्लेस या परफॉर्म जहां होती है, देन प्लेस वेयर सर्विस इज कंज्यूम्ड, और प्लेस या पर्सन टू हुम एक्चुअल बेनिफिट्स इज फ्लोज। ये सब प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीजें हैं और कोई बड़ी बात है नहीं इसके अंदर। डेफिनेशन वाइज इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपकी लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट है, जो काफी सिमिलर है। मतलब ये बहुत सिंपल बात बोलता है कि देख, अगर सप्लाई हो रही है रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस से तो लोकेशन मानी जाएगी उसकी रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। लेकिन अगर सप्लाई हो रही है ऐसी प्लेस से जो उसका फिक्स एस्टैब्लिशमेंट से अलावा कोई दूसरे प्लेस से सप्लाई हो रही है, मतलब अदर देन फिक्स एस्टैब्लिशमेंट, तो उस केस में वो अदर प्लेस जो होगी ना, फिक्स एस्टैब्लिशमेंट मतलब ब्रांच की बात कर रहा है, तो वो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। लेकिन मान लो तुम्हारे पास मोर देन वन एस्टैब्लिशमेंट है और दो मतलब मल्टीपल जगह से एक ही सप्लाई हो रही है, तो उस केस में प्लेस लोकेशन ऑफ सप्लायर मानी जाएगी एस्टैब्लिशमेंट मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न। मतलब बहुत सारी ब्रांचेस से हो रही है सप्लाई, तो कौन सी मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न्ड ब्रांच होगी वो आपका लोकेशन ऑफ सप्लायर माना जाएगा। और ऊपर के सारे प्लेसेस अगर एब्सेंस ऑफ सच प्लेसेस, देन यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ सप्लायर आपका लोकेशन ऑफ सप्लायर माना जाएगा। ये प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं है, ये सप्लायर और रेसिपिएंट के लोकेशन का डेफिनेशन है जो आगे आके प्लेस ऑफ सप्लाई को आइडेंटिफाई करने में काम आएगा। देन वी हैव लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट एकदम सेम है कि अगर आपने सप्लाई रिसीव किया अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के यहाँ पे, तो वही प्लेस आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। लेकिन अगर आपने सप्लाई किया है अपने ब्रांच में, मतलब फिर अदर फिक्स एस्टैब्लिशमेंट में, तो वो आपका लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, सॉरी प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट माना जाएगा। और वही अदर फिक्स एस्टैब्लिशमेंट भी आपका लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट माना जाएगा। देन अगर मोर देन वन एस्टैब्लिशमेंट में रिसीव किया है, तो जो भी डायरेक्टली कंसर्न्ड एस्टैब्लिशमेंट है वो आपका लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट माना जाएगा। और इन सारे के एब्सेंस में यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ रेसिपिएंट माना जाएगा। ठीक है, B2B का मतलब होता है एक रजिस्टर्ड इंसान दूसरे रजिस्टर्ड इंसान को सप्लाई करे, और B2C का मतलब होता है एक रजिस्टर्ड इंसान दूसरे अनरजिस्टर्ड इंसान को सप्लाई करे। ठीक है, अब यहाँ से चैप्टर चालू होता है। फर्स्ट सेक्शन 10 है। सेक्शन 10 सिर्फ गुड्स की बात करता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, वो भी वो गुड्स अदर देन गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। मतलब कि यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट को छोड़ के बाकी डोमेस्टिक गुड्स की बात करता है। ठीक है, ये बाकी चीजों की बात नहीं करता है।
इसीलिए यहाँ पे आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट वाली चीजों को मत इंक्लूड करना। अब विद इन इंडिया में अगर सप्लाई हो रही है गुड्स की, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? तो पॉइंट नंबर 1, अगर आपकी ऐसी सप्लाई है जिसके अंदर बेसिकली मूवमेंट होती है, एक ऐसा गुड्स है जो मूव कर सकते हैं, मूवेबल है, तो उस पर्टिकुलर केस में जहां पे आपकी डिलीवरी टर्मिनेट होती है, मतलब जहां पे आपका मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट्स मतलब एंड होता है, वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाता है। इसके लिए एग्जांपल नंबर 1 हमने यहाँ पे क्रिएट किया था कि एक तमिलनाडु से वाया प्लेन बोलो, कार बोलो, ये ड्राइंग सबसे बेस्ट आर्टिस्ट ने बनाई है, और फिर या ट्रेन बोलो, ये सारी चीजें अगर आप सप्लाई करते हो, ठीक है, रेसिपेंट को, और डिलीवरी एंड हो रही है मुंबई में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र माना जाएगा। ठीक है। देन सेकेंड, अगर तुम्हारा गुड्स मूवेबल है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप ना किसी थर्ड पर्सन के डायरेक्शन में किसी और को बेसिकली डिलीवरी दे रहे हो, मतलब मैं यहाँ पे बिल्ड टू शिप टू मॉडल की बात करता हूँ, तो आपके बोलने पे मैंने डिलीवरी कहीं और की ना, तो आपकी प्लेस मेरे लिए प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सच थर्ड पर्सन ऑन हुज डायरेक्शन गुड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड या डिलीवर्ड। अब देखो, इसका एग्जांपल नंबर मैंने बनाया था बिल टू शिप टू का, ठीक है। अब बिल टू शिप टू का एग्जांपल क्या बोलता है कि अगर सेलर मुंबई में है और बायर कोटा में है, ठीक है, और कोटा वाला बायर बोलता है कि एक काम कर, मेरा सप्लायर तो नासिक में ही है, तो तू एक काम कर, इसको नासिक भेज दे गुड्स को। तो अब देखो, ये सेलर टेक्निकली गुड्स यहाँ भेजने वाला था, बट इसके बोलने पे ट्रक यहाँ पे टर्न होके कहाँ चली गई? नासिक। अब जैसे गुड्स नासिक पहुंचेगा ना, तो ये माना जाएगा कि गुड्स कोटा पहुंच गया, करेक्ट है, और यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई कोटा बन जाएगी। तो मतलब यहाँ पे जो ए और बी के बीच में ट्रांजेक्शन है ना, सप्लाई नंबर 1 बिटवीन ए एंड बी, उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान बन जाएगी, दैट इज कोटा। वाई? बिकॉज लोकेशन ऑफ सप्लायर महाराष्ट्र, प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान, तो ये इंटरस्टेट भी हो जाएगी। चलो, ये भी इंटरस्टेट और इंटरस्टेट का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। क्यों? रीजन ये है कि क्योंकि इसके डायरेक्शन में कहीं और भेजने को बोला था, करेक्ट है, ये अपनी मर्जी से यहाँ लेके नहीं आया है, ठीक है। अब ना ये इधर भेजने को क्यों बोलेगा? क्योंकि शायद इसका खुद का पार्टी नासिक में खड़ा है, अब गुड्स यहाँ जाए फिर ये इधर भेजे, तो इतना लॉन्ग कट लेने से अच्छा तो डायरेक्ट यहीं भेज दे, ऐसा कुछ बात हुआ होगा। अब यहाँ पे जो सप्लाई नंबर 2 है बी और सी के बीच में, उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई नासिक माना जाएगा। वाई? बिकॉज यहाँ पे सिंगल डिलीवरी हो रही है ना, और यहाँ पे गुड्स टर्मिनेट हो रहा है नासिक में, तो महाराष्ट्र प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे और कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सेट किया है कि व्हाट इफ ये जयपुर होता, तो सप्लाई नंबर 1 में तो कोई इफेक्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये वाला प्लेस तो कंसिडर ही नहीं कर रहे ना सप्लाई नंबर 1 में। सप्लाई नंबर 1 में तो हमेशा ही राजस्थान होगा, फिर ये इसके डायरेक्शन में गुड्स कहीं पे भी भेजे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर सप्लाई नंबर 2 की बात करूँ ना, तो फिर अगर ये जयपुर होता तो प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान हो जाता। सिंस ये भी एक राजस्थान का, ये भी एक राजस्थान होता, तो ये इंट्रास्टेट सप्लाई हो जाता, ठीक है। बस ये बेसिक एग्जांपल्स अपने क्रिएट किया था, और बहुत सारे एग्जांपल क्रिएट करके हमने एक एग्जांपल में सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को सेट करने की कोशिश की थी। देन वी हैव अनदर केस जहां पे मूवमेंट नहीं है, नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। अगर गुड्स का मूवमेंट ही पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, मतलब कि तुम इस गुड्स का डिलीवरी देते टाइम वो गुड्स का लोकेशन कहाँ था, वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता है, ठीक है। इसके अंदर भी मल्टीपल एग्जांपल थे, फिलहाल मैंने ये यहाँ पे एग्जांपल नंबर 3 लिखा है कि अज्यूम करो कि आप एक मशीनरी जो इंस्टॉल्ड है गोवा में, और आपको भी वहीं पे फैक्ट्री खोलनी है, और इसीलिए आपने बोला कि ये मशीनरी मुझे भेज दे। टेक्निकली आप मशीनरी का मूवमेंट करवाना नहीं चाहते, क्योंकि आप मूव करके कहाँ लेके जाओगे, वहीं लेके जाओगे, ठीक है। तो इस केस में गोवा ही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा, बिकॉज लोकेशन ऑफ मशीनरी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी इज इक्वल टू गोवा, करेक्ट है। एंड सिंस सप्लायर महाराष्ट्र का, इसके लिए ये इंटरस्टेट सप्लाई बन जाएगा। और अगर सप्लायर अपना क्या नाम इसका, लोकेशन ऑफ सप्लायर तो इधर महाराष्ट्र है और रेसिपेंट गुजरात है, हालांकि रेसिपेंट का तो कोई सेंस यहाँ पे बन भी नहीं रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर ये एक नया पॉइंट है लेकिन कोई खास इतना नॉलेज नहीं, बहुत बेसिक पॉइंट है कि वेयर द गुड्स सोल्ड ओवर द काउंटर टू अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड एड्रेस ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। मैं समझाता हूँ बात को। ओवर द काउंटर मतलब काउंटर पे आपने गुड्स खरीदा, ठीक है। किसको बेचा आपने? मतलब आपने खरीदा कि सामने वाले ने बेचा, तो सामने वाले ने अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेचा। अब अगर सप्लायर ने सामने वाले अनरजिस्टर्ड पर्सन का रिकॉर्ड किया है इनवॉइस, मतलब एड्रेस, अनरजिस्टर्ड पर्सन का जो एड्रेस है वो इनवॉइस में दिखाया है, तो फिर वो जो एड्रेस होगा ना ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, वो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। लेकिन अगर सामने वाले ने एड्रेस नहीं बताया,
मतलब ये जो ओवर द काउंटर बेच रहा है ना सप्लायर, उसने सामने वाले का एड्रेस रिकॉर्ड नहीं किया इनवॉइस में, तो फिर वो जो जो बेच रहा है ना ओवर द काउंटर सेलर मतलब सप्लायर, उसी का लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। तब अगर ओवर द काउंटर गुड्स बेच रहा हूं अनरजिस्टर्ड पर्सन, मतलब दुकान पे कोई ग्राहक आ रहा है चल के और गुड्स खरीद रहा है, फिर वो बोलता है कि सुनो एक काम करो, इनवॉइस में ये वाला एड्रेस डालो, तो वो जो एड्रेस बोल रहा है ना वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाए। लेकिन अगर वो ऐसा कुछ नहीं बोलता तो फिर मेरा मतलब एज अ सेलर मेरा जो लोकेशन है वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाए। ठीक है। देन वी हैव गुड्स असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट अ साइट। अगर गुड्स एक पर्टिकुलर प्लेस पे असेंबल किया है या इंस्टॉल किया है तो वही प्लेस आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। इसका एग्जांपल नंबर 4 हमने क्रिएट किया था कि मैं एक वुड सप्लायर हूँ और मेरे को फर्नीचर असेंबल करना पड़ा या इंस्टॉल करना पड़ा एट ऑफिस, और मेरी ऑफिस बोरीवली में है, मतलब मुंबई में, मतलब महाराष्ट्र में। ठीक है। तो उस पर्टिकुलर प्लेस में मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई बोरीवली महाराष्ट्र हो जाएगा और इसको इंट्रास्टेट सप्लाई बोलेंगे क्योंकि ये बंदा दादर महाराष्ट्र का ही है। ठीक है। उसके बाद आता है 10(1)(e, ये बोलता है कि अगर सप्लाई ऑन बोर्ड और ऑन बोर्ड अ कन्वेंस हुआ है, मतलब कि वेसल एयरक्राफ्ट ट्रेन मोटर व्हीकल पे ऑन बोर्ड हुआ है गुड्स, बीच में या पहले कहीं पे भी हो ऑन बोर्ड गुड्स हुआ है गाड़ी में ही बेचने के लिए, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा जहां पे गुड्स टेकन ऑन बोर्ड हुआ है, मतलब जहां पे गुड्स एक्चुअली लोड किया गया है बेचने के लिए। तो इसका एग्जांपल नंबर 5 हमने बनाया था बहुत सुपर कि एक ट्रेन है जो बांद्रा से निकलती है और उसका डेस्टिनेशन दिल्ली है। ठीक है। और यहाँ पे गुड्स अहमदाबाद में ऑन बोर्ड हो रहा है। ठीक है। गरीब रथ ट्रेन का नाम है। और ये जो अहमदाबाद में गुड्स बोर्ड हुआ ना, ये उसका 10% यहाँ पे कहीं पे बेच रहे हैं, फिर 10% जयपुर के बाद 50% बेच रहे हैं, फिर हिसार करके हरियाणा का स्टेशन है उसके बाद 40 टका बेच रहे हैं। तो टेक्निकली गुड्स तो मल्टीपल लोकेशन में बिक रहा है और मल्टीपल स्टेट्स में भी बिक रहे हैं, बट यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई उस पूरे गुड्स की मानी जाएगी जब वो गुड्स ऑन बोर्ड हुआ, दैट इज अहमदाबाद। तो फॉर ऑल सप्लाई इन ट्रेन प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स टेकन ऑन बोर्ड, दैट इज गुजरात। ठीक है। तो गुजरात इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। देन लास्ट में है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ अबव प्रोविजन। बोलता है कि अगर पूरे ऊपर वाले प्रोविजन के हिसाब से गुड्स डिटरमाइन नहीं हो पाए तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन होगा एज पर प्रिस्क्राइब्ड मैनर, मतलब रूल्स वगैरह फॉलो करके होगा। एज सच आपको ये सब पढ़ने का जरूरत नहीं क्योंकि है ही नहीं, इसके ऊपर सिर्फ इतने सारे पॉइंट्स है जो वो पढ़ने। एक एडिशन नोट है वो पढ़ना है अपने को 10(1)(c है, वो जो न्यू पॉइंट है उसी के ऊपर एक एक्स्ट्रा नोट है कि अगर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स हुआ है particularly being supplied through e-commerce platform to unregistered person। देखो ओवर द काउंटर हुआ है तो एड्रेस अगर इनवॉइस में मेंशन किया तो एड्रेस अगर इनवॉइस में मेंशन नहीं किया है तो फिर लोकेशन ऑफ सप्लायर ही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। लेकिन अगर मैंने ऑनलाइन किया है तो देखो अब मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन हूँ, सप्लायर रजिस्टर्ड होगा और वो ऑनलाइन के थ्रू मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, वो ऑनलाइन के थ्रू मुझे गुड्स भेज रहा है। तो देखो बिलिंग एड्रेस और डिलीवरी एड्रेस, शिपिंग एड्रेस जिसको बोलते हैं, वो दोनों अगर मेरा सेम है, दोनों सेम है, तो ऑफकोर्स डिलीवरी एड्रेस जो रिकॉर्ड किया इनवॉइस में वही मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। करेक्ट है। लेकिन अगर बिलिंग एड्रेस और डिलीवरी एड्रेस दोनों डिफरेंट है, करेक्ट है, तो जो डिलीवरी एड्रेस है ना उसी को तुम रेसिपिएंट का लोकेशन अज्यूम करो और उसी को प्लेस ऑफ सप्लाई बोलो। मतलब कंसिडर द डिलीवरी एड्रेस एज अ एड्रेसेस ऑफ रेसिपिएंट ऑन द इनवॉइस फॉर द पर्पस ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। तो सीधा बोलना कि डिलीवरी एड्रेस ही अल्टीमेट प्लेस ऑफ सप्लाई है, बात खत्म। मतलब वही बात होगी ना कि गुड्स वे टर्मिनेट डिलीवरी के लिए, तो वही प्लेस ऑफ सप्लाई जाएगी। कोई खास इतना इंपॉर्टेंट और इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। अमेंडमेंट है लेकिन इतना टेंशन लेने वाला अमेंडमेंट नहीं है, बस गुड्स खत्म हो गया, गुड्स में इतना ही था। अब पहाड़ जैसा सर्विस बाकी है। ठीक है। अब वो टेक्निकली तुम्हें इंटर में तो आधा ही पहाड़ है, बाकी आधा पहाड़ सीए फाइनल में है। ठीक है। अभी पता चलेगा। सेक्शन 12 एप्लीकेबल किस पे, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज एंड लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज इज इन इंडिया। मतलब कि यहाँ पे लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट बोथ आर इन इंडिया। अगर कोई एक भी आउटसाइड इंडिया होता ना तो वो वाला आपको एप्लीकेबल नहीं है, वो सेक्शन 13 आपको उसमें सीए फाइनल में एप्लीकेबल। फिलहाल यहाँ पे आपको क्या एप्लीकेबल है, वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट बोथ आर इन इंडिया, ये याद रखना।
हम आउटसाइड इंडिया की बात करेंगे, लेकिन आप ये भूल मत जाना कि यहाँ पे सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इंडिया में, शायद सर्विस आउटसाइड इंडिया दी जा सकती है। तो आप कंफ्यूज मत होना और भूलना मत। अब इसके अंदर 14 सबसेक्शंस है, 14। लेकिन ये 14 सबसेक्शंस में सबसेक्शन ये वाला जो 2 है ना, सबसेक्शन 2, ये हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग थर्ड से स्टार्ट करते हैं। अब ये क्या बोलता है कि अगर आपने सर्विस की अभी पूरा सर्विस की बात करेंगे, ठीक है। अगर आप उस सर्विस की बात कर रहे हो जो सर्विस इज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी या लॉजिंग अकोमोडेशन इन अ होटल और अ बोट और अ वेसल, मतलब कि किसी ना किसी प्रकार से इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड या अकोमोडेशन सर्विस इन होटल या बोट या वेसल से रिलेटेड सर्विसेज की बात करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ हेडिंग है। इसके अंदर कौन सी सर्विस आती है? पहली, ऐसी सर्विस जो डायरेक्टली रिलेटेड है टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर, सर्वेयर, इंजीनियर या अदर एस्टेट एजेंट्स। ये सारी जो सर्विसेज होगी ना, इन सबकी प्लेस ऑफ सप्लाई वो डिपेंड करती है कि किस इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड ये सर्विस दी जा रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सारी सर्विस डायरेक्टली रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड, वही उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। देन ग्रांट ऑफ राइट टू यूज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और कैरिंग आउट कोऑर्डिनेशन वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क। मतलब राइट टू यूज टेक्निकली का मतलब होता है रेंट। अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दिया है या उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर सर्विस का भी प्लेस ऑफ सप्लाई वही माना जाएगा जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है। देन सर्विस ऑफ लॉजिंग एंड अकोमोडेशन। अब देखो यहाँ पे वो वाली सर्विस है जो अकोमोडेशन सर्विस है, जैसे होटल, क्लब, इन, कैंप साइट, होम स्टे, गेस्ट हाउस, हाउस बोट, ये सारी, और वेसल, ये सारी सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई वही माना जाएगा जहां पे होटल, इन, कैंप साइट, गेस्ट हाउस, हाउस बोट और वेसल सिचुएटेड है, गेस्ट हाउस, ठीक है, ये सब सिचुएटेड है। देन पॉइंट नंबर डी, accommodation in immovable property for organizing a marriage, reception, matters related thereto, official, social, cultural, religious or business functions and additional services provided for above functions। यहाँ पे भी अकोमोडेशन सर्विस की ही बात हो रही है, लेकिन ये होटल, इन, कैंप साइट वाला नहीं है। ये है मैरिज फंक्शंस वाला या रिसेप्शन वाला या कोई भी अवार्ड फंक्शंस वगैरह होते हैं ना, या ऑफिशियल कोई मीटिंग या ऑफिशियल कल्चरल कोई शो हो गया, रिलीजियस एक्टिविटी करने के लिए कोई प्रॉपर्टी वगैरह रेंट पे लेना पड़ा, या उसके रिलेटेड कोई भी एडिशनल सर्विस हो, ये सबकी प्लेसेस वही मानी जाएगी जहाँ पे वो प्रॉपर्टी लोकेटेड है। देन सर्विस एंसिलरी टू द अबव। एंसिलरी मतलब कोई एडिशनल या कोई सेकेंडरी सर्विसेज रिलेटिंग टू दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसकी भी प्लेसेस वही मानी जाएगी। देन in all the above cases, location of the immovable property or the boat or the vessel or where such immovable property or boat or vessel is intended to be located is the place of supply। मतलब इन ऊपर के सारे केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई वही इमूवेबल प्रॉपर्टी या बोट या वेसल होगी जहां पे वो लोकेटेड है। और अगर अब तक वो लोकेटेड नहीं है और फिर भी सर्विस दी जा रही है, जैसे कंस्ट्रक्शन, तो इंटेंडेड टू बी लोकेटेड जो होगी वही उसके प्लेस ऑफ सप्लाई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे छोटे छोटे ट्विस्ट आते हैं। पहला ट्विस्ट, इन केस वेयर प्लेस इज येट टू बी कंस्ट्रक्टेड। वही मैंने बोला कि अब तक प्लेस कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ तो इंटेंडेड टू बी लोकेटेड आता है। एग्जांपल, लोढ़ा बिल्डर है और यहाँ पे डीमार्ट है, एवेन्यू सुपरमार्ट कंपनी का नाम है, थाने में, ठीक है। अब इसने कॉन्ट्रैक्ट दिया है लोढ़ा को कि हमारी एक बढ़िया सी बिल्डिंग बना, ऊपर हेलीपैड भी चाहिए, है ना। अब ये बढ़िया सी बिल्डिंग बनाने का कंस्ट्रक्शन लोढ़ा को दिया। अब ये बिल्डिंग बनी नहीं है अभी तक, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो एक बात बताओ, पूरी बनने के बाद ये जगह शिफ्ट हो जाएगी क्या? थाने से अचानक दुबई बन जाएगी क्या? अरे हम तो थाने बना दे, दुबई कैसे बन गया? ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, ऑफ कोर्स। तो इसका मतलब यही है कि प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड, दैट इज एट बोरीवली। अच्छा, यहाँ पे ये थाने का है और कंस्ट्रक्शन बोरीवली पे हो रहा है, ठीक है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई हमेशा बोरीवली ही रहने वाला है। बिल्डिंग बन के अचानक कहीं और तो नहीं बन जाएगी, ठीक है। चलो, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है। ये ट्विस्ट सबसे गजब है और ये एग्जाम में आपको दिक्कत दे सकता है। In case immovable property, boat or vessel is located outside India, मतलब आप ये भूलना मत कि रेसिपिएंट और सप्लायर दोनों ही इंडिया में है, सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज आउटसाइड इंडिया दी जा रही है, ठीक है। अगर सर्विसेज आउटसाइड इंडिया दी जा रही है ना, तो फिर उस केस में प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आउटसाइड इंडिया सुन के शायद आप ये बोल दो कि एप्लीकेबल ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। लोकेशन ऑफ सप्लाई और रेसिपिएंट दोनों इंडिया के ही रजिस्टर्ड होंगे या दोनों इंडिया के ही होंगे।
लेकिन सिर्फ सर्विस बाहर दी जा रही है, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। क्योंकि प्रॉपर्टी बाहर है ना, अब बाहर तो प्लेस ऑफ सप्लाई कर नहीं सकते, बाहर अगर कर दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी जीएसटी कलेक्शन में, आईजीएसटी वगैरह सब इशू हो जाएगा। हो सकता है दोनों सेम स्टेट में हो, इंट्रा स्टेट हो, मैंने एग्जांपल क्रिएट करके बताया था आपको। तो उस केस में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट प्लेस ऑफ सप्लाई होता है वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। एग्जांपल दिया था कि बैंड बाजा बारात एक इवेंट मैनेजर है और एक रिलायंस लिमिटेड है, इनको अपनी कुछ अवार्ड फंक्शन करना था यूएस में, ठीक है। तो ये इनको सर्विस दे रहे थे पूरा अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज करने के। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, महाराष्ट्र। क्यों, क्योंकि रेसिपिएंट का लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी बोट या वेसल लोकेटेड इन मोर देन वन स्टेट, मतलब कि एक से ज्यादा स्टेट के अंदर वही इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है, तो उस केस में एग्जांपल है रेलवे लाइन, नेशनल हाईवे, ब्रिज में ओरिजिनेट इन वन स्टेट एंड एंड इन अनदर स्टेट। तो उस केस में considered as supplied in each respective state union territory proportionately in terms of contract or agreement। ये बोलता है कि फिर तो तू ऐसा कंसिडर कर, एक काम कर कि हर एक स्टेट में ये सप्लाई की गई है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या पता है कि ये बोल रहा है कि मान ले अगर इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, ये ग्रीन वाला मैं बाद में बताता हूँ। तो ये बोलता है कि अगर एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका केस क्या है। अगर आपका केस ऐसा है जहां पे सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ लॉजिंग, अकोमोडेशन बाय होटल, इन, गेस्ट हाउस एटसेट्रा एंड इट्स एंसिलरी सर्विसेज, other than the case where such property is a single property located in two states, मतलब कि इस पर्टिकुलर केस में आपकी प्रॉपर्टी ऐसे लोकेटेड नहीं है कि जो दोनों स्टेट के ऊपर पावर रख के बैठी है। यहाँ पे आपने कुछ ऐसी सर्विसेज ली है जहां पे बाय डिफॉल्ट मल्टीपल स्टेट्स के होटल्स या मल्टीपल स्टेट्स के प्रॉपर्टी कवर्ड हो रहे हैं एक सप्लायर और एक रेसिपिएंट के बीच में, है ना। हो सकता है ना कि आपने बोला है मेक माई ट्रिप को कि भाई सारे ताज होटल ही होने चाहिए और ताज होटल सबका बिल एक ही बना के दे रहा है। तो उस केस में नंबर ऑफ नाइट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितने नाइट्स कौन से स्टेट में स्टे किया। तो जैसे इस एग्जांपल में दिल्ली में 2 नाइट है और यूपी में 1 नाइट है, तो 2:1 में पूरा सप्लाई डिवाइड हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर आपके ऐसी प्रॉपर्टी जो इस तरह से डिजाइन है और बीच में स्टेट की लाइन खींच रही है, मतलब थोड़ा पोर्शन इधर है और थोड़ा पोर्शन इधर है, उस केस में एरिया पे डिपेंड कर जाएगा कि कितना एरिया स्टेट 1 में फॉल होता है और कितना एरिया स्टेट 2 में फॉल होता है, उसके अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। देन सर्विस बाय वे ऑफ लॉजिंग, अकोमोडेशन बाय हाउस बोट, वेसल एटसेट्रा एंड इट्स एंसिलरी। अगर आपने हाउस बोट में, जैसे कि यहाँ से गोवा जा रहा है और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल अपने क्रिएट किए थे, तो टाइम स्पेंड पे डिपेंड करता है कि कितने आवर्स कहाँ पे स्पेंड किए, ठीक है। जैसे इस एग्जांपल में केरला में आपने 22 आवर्स से स्पेंड किए और कर्नाटका में ओनली 2 आवर्स, तो 22:2 में पूरा डिवाइड हो जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई का रेशियो। ये वाला जो ग्रीन है वो एक बार रीड कर लो, कोई बड़ी बात है नहीं। बोलता प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सेल ऑफ स्पेस, होर्डिंग स्ट्रक्चर फॉर एडवर्टाइजिंग और फॉर ग्रांट ऑफ राइट्स टू यूज द होर्डिंग एडवर्टाइजिंग, इन दिस केस वुड बी लोकेशन ऑफ सच होर्डिंग। मतलब कि मान लो जैसे कि एक रियल लाइफ एग्जांपल ये है कि जैसे कि अपने क्लासेस के बाहर अपनी जो क्लासेस फिजिकल क्लास जहाँ पे लोकेटेड है वहां पे ना 3 होर्डिंग्स मिलते हैं अपने को एडवर्टाइज करने के, करेक्ट है। अब इनिशियली क्या होता था कि हमने सिर्फ 2 होर्डिंग्स पे एडवर्टाइजमेंट रखा था और एक होर्डिंग हमने रेंट पे दे दिया था। इससे क्या होता है कि होर्डिंग्स कोई और क्लासेस या कोई और बिजनेस अपने वाले बोर्ड पे, जो साइड वाला बोर्ड है, जो अपने एसेट क्लास में अफेक्ट कर नहीं रहा बट वो जगह अपनी है, तो हमने किसी और को एडवर्टाइजमेंट के लिए दे दिया। अब उसका जो भी चार्ज हो, मंथली, ईयरली, है ना, फिर चाहे वो कितना भी चार्ज हो, वो सारा चार्ज एक सर्विस तो है, करेक्ट है। क्यों? क्योंकि मैं ग्रांट कर रहा हूँ राइट टू यूज, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में प्लेस ऑफ सप्लाई इस एडवर्टीजमेंट या इस ग्रांट टू राइट टू यूज वाले सप्लाई की प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी जहां पे होर्डिंग या स्ट्रक्चर लोकेटेड है, मतलब वो प्लेस जहां पे ये होर्डिंग लगी हुई है, क्योंकि वही एरिया मेरा है ना, टेक्निकली इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया ना, इसीलिए यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ये अमेंडमेंट है लेकिन बहुत ईजी और बहुत छोटा अमेंडमेंट है, ठीक है। तो इस तरह से अपना सबसे बड़ा वाला पार्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी निकल जाता है, ठीक है। बस इतना ही है इमूवेबल प्रॉपर्टी में। उसके बाद आता है रेस्टोरेंट सर्विस। टेक्निकली रेस्टोरेंट नहीं, पर्सनलाइज्ड सर्विस, रेस्टोरेंट, केटरिंग, ग्रूमिंग, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विस, ये सारी आती है।
इस पर्टिकुलर सर्विसेज में क्या होता है पता है, ये एक परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस है। दैट इज वाई यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा लोकेशन ऑफ सर्विस वेयर एक्चुअली परफॉर्म्ड, ठीक है। लेकिन ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल भी एक परफॉर्मेंस सर्विस है। लेकिन मैंने एग्जांपल क्या बताया था कि ऐसा माना जाता है कि ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल ये सारी सर्विस ना जनरली रजिस्टर्ड इंसान अवेल करते हैं। इसीलिए यहाँ पे कैटेगरी B2B B2C, अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया ना तो लोकेशन ऑफ दैट रजिस्टर्ड पर्सन विल बी द प्लेसेस ऑफ सप्लाई। और अगर आपने सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन को किया ना तो उस केस में लोकेशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, जहाँ पे एक्चुअली परफॉर्म हुआ है ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस, वो आपके प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। देखो कंफ्यूजन बहुत होगा, क्या होता है ना जब ये पढ़ोगे ना तब आपको ये आ जाएगा, लेकिन जब पूरा एक साथ में बुक बंद करके देखोगे ना तो आपको कंफ्यूजन होगा। तो मैं ना मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन ये रहेगा कि आप ना इसको ऐसे याद करो कि ये वाला पॉइंट यहाँ लिखा था और ये वाला पॉइंट यहाँ लिखा था, तो इस तरह से ये जल्दी कवर होगा, ठीक है। वापस अपन ट्राई करते हैं कि ट्रेनिंग और अगर पर्सनल ग्रूमिंग वाला सर्विस और पर्सनलाइज सर्विस तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ पे एक्चुअली परफॉर्म हुआ। लेकिन अगर ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल है तो उस पर्टिकुलर केस में रजिस्टर्ड पर्सन है तो लोकेशन ऑफ दैट रजिस्टर्ड पर्सन, और अगर रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो उस केस में जहाँ पे एक्चुअली परफॉर्म हुआ वहां पे, ठीक है। अब आता है सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू इवेंट, अम्यूजमेंट पार्क या अदर प्लेस। अगर इवेंट की बात करूं तो इवेंट इसमें कवर्ड है कल्चरल, साइंटिफिक, आर्टिस्टिक, एजुकेशनल, स्पोर्टिंग, एंटरटेनमेंट इवेंट और एंसिलरी टू, मतलब इससे एडिशनल या इससे जुड़े हुए कोई और एक्स्ट्रा इवेंट, सेकेंडरी इवेंट, इस सब की प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी वेयर इवेंट एक्चुअली हेल्ड। लेकिन अगर मैं अम्यूजमेंट पार्क की बात करूं तो जैसे कि वाटर किंगडम, एसएल वर्ल्ड, ये सारे एग्जांपल है, तो इसकी भी पार्क वेयर पार्क इज लोकेटेड, ये प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। और अगर अदर प्लेसेस की बात करूं जैसे ताजमहल हो गया, नेशनल पार्क हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, कोई भी मॉन्यूमेंट्स हो गया ऐसा, तो उसकी अदर प्लेस, जो भी प्लेस जहाँ पे लोकेटेड है वहां पे, टेक्निकली सीधा बोल जहाँ पे प्लेस लोकेटेड है वही उसकी आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। ये सर्विसेज एडमिशन की है, मतलब आप एक ऐसे नॉर्मल इंसान हो जो वहां पे जा रहे हो फीस देके, एंट्री फीस देके, तो वो अलग बात है, ये एडमिशन है। देखो यहाँ पे जनरल नॉर्मल पब्लिक की बात हो रही है, पर जैसे ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है ना, ये सेम चीज अगर आप ऑर्गेनाइज करवा रहे हो ना तो शायद आप रजिस्टर्ड इंसान हो, ऐसा इसका लॉजिक है। तो इसीलिए यहाँ पे B2B और B2C वापस आ जाता है। तो बोलता है कि अगर सर्विस कवर्ड है इन दिस सबसेक्शन, कौन सा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट लाइक कल्चरल, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग, साइंटिफिक, एजुकेशनल इवेंट या एंटरटेनमेंट इवेंट, ये सब आप ऑर्गेनाइज करवा रहे हो, प्लस कॉन्फ्रेंस है, फेयर है, एग्जीबिशन है, सेलिब्रेशन है, अदर सिमिलर इवेंट है, मतलब अवार्ड फंक्शन या कोई एग्जीबिशन जैसे नेस्को, गोरेगांव नेस्को में होता है, या कॉन्फ्रेंस वगैरह कोई रखवा दिया आपने, या सर्विस एंसिलरी टू अबाव, या असाइनिंग स्पॉन्सरशिप टू सच इवेंट्स। अगर ये सारी सर्विसेज का ऑर्गेनाइजेशन का सर्विस है, ऑर्गेनाइज करवाने का सर्विस है, तो उस केस में अगर सामने वाला रजिस्टर्ड पर्सन है तो लोकेशन ऑफ दैट रजिस्टर्ड पर्सन, अगर सामने वाला रजिस्टर्ड पर्सन है देन लोकेशन ऑफ दैट रजिस्टर्ड पर्सन, और अगर सामने वाला अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कहाँ हो रहा है। अगर ऑर्गेनाइज आपने इंडिया में किया है तो जहाँ पे इवेंट हुआ एक्चुअली हेल्ड वो प्लेस ऑफ सप्लाई, लेकिन अगर आपने ऑर्गेनाइज आउटसाइड इंडिया किया है देन लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। मतलब मैं दोनों पॉइंट को कवर करता हूँ। अगर एडमिशन है तो जहाँ पे इवेंट जहाँ पे वो प्रॉपर्टी लोकेटेड है, फिर वो चाहे अम्यूजमेंट पार्क हो, अदर प्लेस हो या इवेंट्स हो, वहां वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात आ गई तो जहां पे आपने ऑर्गेनाइज किया है वो डिपेंड करता है कि सामने वाला रजिस्टर्ड है कि नहीं। अगर रेसिपिएंट सामने वाला रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो उस केस में लोकेशन ऑफ दैट रजिस्टर्ड पर्सन। लेकिन अगर सामने वाला अनरजिस्टर्ड है, B2C है, मतलब तुम एज ए सप्लायर हमेशा रजिस्टर्ड होगे, सामने वाला अनरजिस्टर्ड होगा, तो उस केस में डिपेंड करता है कि वो इवेंट या वो एग्जीबिशन या वो कल्चर, वो फेयर, एग्जीबिशन, अवार्ड फंक्शन या जो भी बोलो, वो कहाँ हुआ है। अगर वो इंडिया में हुआ है तो वहां पे जहाँ वो प्लेस ऑफ सप्लाई वो हो जाएगी जहाँ पे इवेंट एक्चुअली हेल्ड है। अगर वो इंडिया में नहीं हुआ है तो उस केस में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा, ठीक है। नोट, अगर इवेंट मोर देन वन स्टेट में हुआ है तो फिर प्रोपोर्शनेटली बांट देना जैसे आपका अग्रीमेंट हुआ है। लेकिन अगर अग्रीमेंट एब्सेंस है तो फिर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल पूरा अकाउंट्स पे छोड़ दिया, बोलता आप अकाउंटिंग वाइज कहाँ पे सेल दिखाओगे, कहाँ पे नहीं, ये बता दो, हम उसके ऊपर ट्रस्ट कर देंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड कर लेंगे। जैसे इस एग्जांपल में 3:2 का हमने डिसाइड कर रखा है, एग्जांपल रीड कर लेना। देन वी हैव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल और कुरियर। देखो स्टूडेंट ना कंफ्यूज होता है गुड्स ऑन बोर्ड, टेकन ऑन बोर्ड से और ये वाला ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स से। यहाँ आप बोलोगे ये तो सर्विस का सेक्शन था, गुड्स कहाँ से आया। यहाँ पे हम गुड्स बेचने के प्लेस बता ही नहीं रहे, गुड्स बेचने का तो वेयर टर्मिनेट मोमेंट एंड्स,
मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ उसके ट्रांसपोर्टेशन सर्विस की टाइप, टेक्निकली जीटीए टाइप की सर्विस की। तो उस केस में अगर सामने वाला रजिस्टर्ड पर्सन है तो लोकेशन ऑफ दैट रजिस्टर्ड पर्सन, बट अगर सामने वाला अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो लोकेशन एट विच गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे ना एक चीज बहुत सोचने वाली बात है, यहाँ पे गुड्स जहां टर्मिनेट हो रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं मेल या कुरियर या ट्रांसपोर्ट करने के लिए गुड्स कब हाथ से छोड़ रहा हूँ कि ये लेके जा, ये प्लेस ऑफ सप्लाई आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा फॉर ट्रांसपोर्टेशन। वो गुड्स आगे भले यूके चले जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये एग्जांपल बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल है, ये अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पे न्यू दिल्ली में हैंडेड ओवर किया है इसलिए न्यू दिल्ली आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। देन आता है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। अब ये तो बहुत इजी और बहुत अच्छा है, जो अपने रियल लाइफ में बहुत इजीली समझ में आ जाता है। कैसे? अपन आईआरसीटीसी का टिकट निकालते हैं, करेक्ट है, वो हमसे पूछता है जीएसटी नंबर है क्या, इसका मतलब हमें ऑप्शन दे रहा है कि यार रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है क्या। तो अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन है और रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड देन लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है और रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड देन लोकेशन वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स ऑन द कन्वेंस फॉर अ जर्नी। मतलब जहां पे वो स्टार्ट करता है, जहां पे वो क्या करता है जर्नी को स्टार्ट करता है, वो उसके प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी, ठीक है। पास की बात मैं बाद में करता हूँ, ठीक है। लेकिन कंटिन्यूअस जर्नी होनी चाहिए। हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूअस जर्नी? तो बोलता है कि देख, कंटिन्यूअस जर्नी का मतलब होता है कि जिसके लिए तुमने सिंगल टिकट ले रखा है या शायद एक से ज्यादा भी टिकट ले रखा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। लेकिन वो एट द सेम टाइम, मतलब सेम टाइम पे इशू हुआ है और वो सिंगल सप्लायर या एजेंट ने इशू किया है, ठीक है। और जर्नी में कोई भी स्टॉप ओवर नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि जर्नी डज नॉट इन्वॉल्व स्टॉप ओवर। स्टॉप ओवर का मतलब होता है कि दो जर्नी के बीच में ब्रेक लेना, और वो जो ब्रेक होगा मतलब तुम्हें एक कन्वेंस से उतरना और दूसरे में ट्रांसफर करना, डिसएम्बार्क होकर दूसरे में ट्रांसफर करना या जर्नी को ब्रेक करना, तो फिर आपका स्टॉप ओवर हो गया, ठीक है। और ये जो ब्रेक होगा ना, ब्रेक देना जर्नी में, और वो भी अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम टू रिज्यूम इट लेटर टाइम, तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा कि आपका स्टॉप ओवर हो गया। अब जरा समझने की कोशिश करो, अगर कंटिन्यूअस जर्नी है, इन शॉर्ट जो आप समझ रहे हो ना कि कंटिन्यूअस जर्नी की मतलब क्या, कि अगर तुम एक ट्रेन से उतर के दूसरे ट्रेन में चढ़ रहे हो, ठीक है, तो ये दो अलग अलग जर्नी मानी जाएगी, क्योंकि आपने कंटिन्यूअस जर्नी नहीं कि ब्रेक कर दिया, स्टॉप ओवर हो गया ना। लेकिन एक स्टेशन पे आया, 10 मिनट गाड़ी रुकी, तुमने नीचे उतरे, पानी का बोतल खरीदा, वापस ट्रेन में चढ़े, वो अलग बात है, वो स्टॉप ओवर नहीं है, ठीक है। अब तो ये वाला चीज ठीक है, लेकिन व्हाट इफ मैं रेगुलर अप डाउन कर रहा हूँ, जैसे लोकल ट्रेन या दिल्ली मेट्रो का पास, तो उस केस में कैसे होगा? तो बोलता है उस केस में डिपेंड करता है कि तुमने पास ले रखा है फ्यूचर यूज के लिए, जहां पे बोर्डिंग पॉइंट पता नहीं है। जैसे कि अगर तुम बोरीवली से चर्चगेट का पास लेते हो तो तुम मलाड भी उतर सकते हो, तुम कहीं पे भी उतर सकते हो और कहीं पे भी चढ़ सकते हो। इन सेम वे दिल्ली का मेरे को आइडिया नहीं, दिल्ली का भी ऐसे बहुत सारे मेट्रो है, तो पास ले रखा होगे तो कहीं से भी चढ़ सकते हो, कहीं पे भी उतर सकते हो, करेक्ट है। और मल्टीपल स्टेट्स का मल्टीपल क्राइटेरिया होता है। तो उस पर्टिकुलर केस में अगर सामने वाला रजिस्टर्ड इंसान है तो फिर लोकेशन ऑफ रेसिडेंट, बात ही खत्म। लेकिन सामने वाला अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो हमेशा ऐसे पास लेते टाइम ना हमारी डिटेल थोड़ी ज्यादा ली जाती है नॉर्मल टिकट्स के कंपेयर में। तो सामने वाला एड्रेस भी मांगता है, अगर एड्रेस है अपना तो फिर वही अपना एड्रेस ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, लोकेशन ऑफ दैट अनरजिस्टर्ड पर्सन। लेकिन अगर एड्रेस नहीं है अपना तो फिर तो आईआरसीटीसी मतलब वो सप्लाई और सर्विस ही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, अगर ट्रेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। मुद्दा यहाँ पे ये है कि रजिस्टर्ड पर्सन अगर रेसिपिएंट है ना, फिर कोई भी केस हो वही प्लेस ऑफ सप्लाई, इस केस की बात करो। और अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो नॉर्मल टिकट में जहां पे आप जर्नी एम्बार्क करते हो और पास वाले मतलब फ्यूचर यूज में जो बार बार अप डाउन करने वाले ट्रेन के पास वगैरह होते हैं, तो उस केस में अगर एड्रेस अवेलेबल है तो वही एड्रेस प्लेस ऑफ सप्लाई, और अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड मैं चार्जिंग लगा, ठीक है। देन वी हैव सर्विस सप्लाइड ऑन अ बोर्ड और अ कन्वेंस। स्टूडेंट यहाँ पे भी कंफ्यूज होता है गुड्स ऑन बोर्ड से और सर्विस ऑन बोर्ड से। देखो सर्विस भी ऑन बोर्ड ली जा सकती है, ठीक है। जैसे कि यूके जितनी बड़ी बड़ी फ्लाइट्स में क्या होता है कि मूवी ऑन डिमांड वगैरह और ये सब भी बहुत सारी सर्विसेज होती है जो आप ऑन बोर्ड ले सकते हो।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, यहाँ पे सर्विस बीच में से नहीं चढ़ के आ रही, जैसे गुड्स चढ़ा था अहमदाबाद में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। मतलब अगर सर्विस सप्लाई हुई है ऑन बोर्ड और कन्वेंस, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, लोकेशन ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस फॉर द जर्नी। नोट, फॉर डिटरमाइनिंग प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइड ऑन अ बोर्ड और कन्वेंस, नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट। गुड्स ऑन बोर्ड या सर्विस ऑन बोर्ड, वो रजिस्टर्ड पर्सन और अनरजिस्टर्ड पर्सन पे फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए सेम है। ठीक है, एग्जाम्पल है मूवी ऑन डिमांड। देन आता है टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। अब देखो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस में थोड़ा समझने वाली बात यह है कि अगर वो सर्विस में का नेचर ऐसा है, फिक्स्ड टेलीकम्युनिकेशन लाइन लाना है या लीज्ड सर्किट डालना है या इंटरनेट लीज सर्किट डालना है या केबल ऑन डिश एंटीना डालना है, तो ये जहां पे इंस्टॉल किया वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अगर आपका पोस्ट पेड है, देखो प्रीपेड और पोस्ट पेड, पोस्ट पेड में बिल आता है, प्रीपेड में आप रिचार्ज करते हो, ये याद रखना। तो पोस्ट पेड में आपका बिलिंग एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर गलती से एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अगर प्रीपेड है, ठीक है, या फिर ऐसा कोई सर्विस है जैसे कि कोई आपने दुकान से खरीदा है, वो वाउचर अभी तो नहीं होता पर पहले वो स्क्रैच करके वाउचर खरीदते थे ना, तो आपने दुकान से कोई रिचार्ज वगैरह स्क्रैच करके खरीदा है, या हाँ, तो अगर दुकान से खरीदा है तो एड्रेस ऑफ दैट सेलिंग एजेंट या रीसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर, वो दुकान वाले ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अगर सर्विस प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन टू फाइनल सब्सक्राइबर, ठीक है, तो लोकेशन वेयर सच फ्री पेमेंट इज रिसीव्ड और सच वाउचर्स आर सोल्ड, मतलब अगर वाउचर वगैरह से बेच रहे हो तो जहाँ पे बेचा या जहाँ पे पेमेंट आया वही आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। बहुत रेयर केसेस ही है। और प्रीपेड सर्विस दे रहे हो और इंटरनेट से टिकट बुक कर रहे हो, सॉरी रिचार्ज कर रहे हो, तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज, मतलब कि सप्लायर ऑफ सर्विसेज के रिकॉर्ड में आपका जो भी एड्रेस होगा वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। फिर चाहे आप कहीं से भी पूरे इंडिया में रिचार्ज करो या कहीं से भी रिचार्ज करो। ठीक है, तो अगर मैं मान लो मैं एक दिन के लिए दिल्ली गया था और दिल्ली से मैंने रिचार्ज कर लिया और मेरे पास मान लो वी का सिम है, वी मतलब वोडाफोन आइडिया, अगर वोडाफोन आइडिया के अंदर मेरा रजिस्टर्ड एड्रेस सेट है कि मैं यहाँ का हूँ, तो वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी, फिर मैं रिचार्ज पूरे इंडिया में या कहीं से भी करूँ। और अदर केस में वही, अगर एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट है तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई, अदरवाइज लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, इन ऑल द अबव केस रेसिपिएंट कैन बी एनी पर्सन, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड भी हो सकता है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप नोटिस करें यहाँ पे रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड की बात ही नहीं हो रही है, एड्रेस की बात होती है। इफ लिस्ट सर्कस इज इंस्टॉल्ड इन मोर देन वन स्टेट, तो फिर प्रोपोर्शनेटली अग्रीमेंट के बेसिस पे। लेकिन अगर अग्रीमेंट ही नहीं है तो फिर कितने पॉइंट्स कौन से स्टेट में डिपेंड करता है। जैसे वो टेलीकम्युनिकेशन टावर होता है ना, मतलब एक ऐसा पेरिस जैसा टावर होता है ना यार, तो वो जो टावर अगर बनाया हुआ है, ठीक है, और मान लो एक ऐसी लाइन है जो 3 स्टेट को कवर करती है, यहाँ पे 3 पॉइंट, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो 3:2:1 में पूरा सप्लाई डिवाइड हो जाएगा और प्लेस ऑफ सप्लाई भी 3:2:1 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सर्किट इज डिटरमाइंड इन द फॉलोइंग मैनर: 2 point or places or starting point or end point or the place of circuit will be invariably constitute 2 points। देखो ये क्या बोलता है पता है, एक स्टेट में 1 पॉइंट है और दूसरे स्टेट में 1 पॉइंट है, तो बाय डिफॉल्ट ये 2 पॉइंट हो गए बाय डिफॉल्ट। मतलब अगर इस 2 ही पॉइंट है तो ये 1:1 की सर्विस हो गई, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को भी आप पॉइंट गिनना, इनडायरेक्टली ऐसा बोल रहा है। और इंटरमीडिएट पॉइंट जो है वो भी 1 पॉइंट है, तो वही मैंने जो बोला कि 3:2:1। ठीक है, फिर आता है फाइनेंशियल एंड स्टॉक ब्रोकिंग सर्विस। अगर बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज प्लस स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज है और आप किसी को भी सर्विस दो, अब लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट विल ऑन रिकॉर्ड ऑफ सप्लायर अगर है तो प्लेस ऑफ सप्लाई वही हो जाएगी रेसिपिएंट। अगर सप्लायर के रिकॉर्ड पर रेसिपिएंट का लोकेशन है तो वही प्लेस ऑफ सप्लाई, और अगर रिकॉर्ड में नहीं है तो फिर सप्लायर ऑफ सर्विस प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, इजी। फिर आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का मतलब होता है सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन है तो लोकेशन ऑफ दैट रजिस्टर्ड पर्सन, और अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो फिर रिकॉर्ड में तो पक्का होगा ही, तो लोकेशन ऑफ दैट लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट एज पर द रिकॉर्ड ऑफ सप्लाई, रिकॉर्ड मेंटेन एज पर बाय द सप्लायर। ठीक है, देन आता है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट सर्विस थोड़ा बड़ा है, बोलता है कि देख एडवर्टीजमेंट सर्विसेज दे रहे हो तुम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट्यूटरी अथॉरिटी और लोकल अथॉरिटी को, meant for the state identified in a contract or agreement, तो उस पर्टिकुलर केस में अग्रीमेंट के हिसाब से चल जाना। पॉइंट प्लेस ऑफ सप्लाई इज ईच सच स्टेट एज पर द एग्रीमेंट, जहाँ पे भी एडवर्टीजमेंट प्ले हो रही है या रन हो रही है, ब्रॉडकास्ट हो रही है।
बट अगर अग्रीमेंट ही एब्सेंस है तो फिर बोलता है रूल 3 फॉलो कर देना। अब रूल 3 में फॉलो कैसे करूं? तो ये बोलता है कि देख, डिपेंड करता है कि केस कौन सा एडवर्टीजमेंट का। अगर केस न्यूज़पेपर और पब्लिकेशन का है तो जितने भी स्टेट में हो, अमाउंट पेएबल के हिसाब से चला जाए। मान लो 1 करोड़ का वो था कॉन्ट्रैक्ट था, और कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड नहीं किया था कौन से स्टेट्स में कितना कितना। तो महाराष्ट्र में तुम 10 लाख दे रहे हो, गुजरात में 20 लाख दे रहे हो, और ऐसे करके अलग अलग स्टेट में अलग अलग पैसा दे रहे हो। तो बस जितना पैसा दे रहे हो उसके हिसाब से आपका प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड हो जाएगा। प्रिंटेड मटेरियल जैसे पैम्पलेट, लिफलेट्स, डायरीज, कैलेंडर, टी शर्ट्स बांटे जा रहे हैं, मतलब उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट की जा रही है, तो वही अमाउंट पेएबल इन ईच स्टेट विल बी द प्रोपोर्शन। होर्डिंग्स के थ्रू एडवर्टीजमेंट कर रही है अदर देन दोज ऑन ट्रेन को छोड़ के, क्योंकि ट्रेन नीचे कवर होगा, तो वही अमाउंट पेएबल। अगर ट्रेन में हो रही है एडवर्टीजमेंट तो डिपेंड करता है कि लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक क्या है। एक चीज याद रखना, टिकट पे और ट्रेन पे होने में फर्क है। ट्रेन पे हो रहा है मतलब कि वो ट्रेन जितनी ट्रैवल करेगी लोग उतना देखेंगे, मतलब उसके अंदर के लोग देखेंगे, क्योंकि ट्रेन ट्रैवल कर रही है। इसीलिए लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक इंपॉर्टेंट है ना। तो जैसे 10 किलोमीटर गुजरात में फॉल हो रहा है, 10 किलोमीटर राजस्थान में फॉल हो रहा है, और बाकी का 5 किलोमीटर दिल्ली में फॉल हो रहा है, तो 10:10:5 के रेशियो में बढ़ जाएगा। ट्रैक का, ट्रेन का ट्रैवलिंग नहीं, उस ट्रैक का रेशियो, लेंथ। यूटिलिटी बिल, और जैसे गैस बिल वगैरह आता है घर पे, और उसके पीछे भी एक हाफ पेज पे ऐसा होता है और हाफ पेज में एडवर्टीजमेंट होती है, तो उस केस में वही अमाउंट पेएबल इन ईच स्टेट के हिसाब से। लेकिन अगर रेलवे टिकट पे हो रहा है तो अभी देखो, ट्रेन भले 100 किलोमीटर चल रही है, पर आपका टिकट ना कुछ 50 किलोमीटर जितने का ही है। तो अब ना टिकट पे हो रही है, मतलब आप क्या करोगे, 50 किलोमीटर ट्रैवल करके टिकट फाड़ के फेंक दोगे। इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन और एज पर दैट टिकट, मतलब जितना टिकट है ना आपका, जितने लेंथ का, उसके अंदर कितने, जैसे मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, ट्रेन भले यहाँ से यहाँ जाए, इसके अंदर 3 स्टेशन आते हैं, तो बस ये 3 स्टेट कवर अगर हो रहे ना, तो इस रेशियो में पूरा डिवाइड हो जाएगा। क्या डिवाइड हो जाएगा? आपका प्लेस ऑफ सप्लाई का प्रपोर्शन, नंबर ऑफ रेलवे स्टेशंस इन ईच स्टेट। ठीक है, तो अगर 3 स्टेट आ रहे हैं तमिलनाडु में और फिर बाकी के 3 आ रहे हैं केरला में, तो उस हिसाब से आपका डिवाइड हो जाएगा। रेडियो स्टेशन पे हो रहा है तो अमाउंट पेएबल, ठीक है। और अगर टेलीविजन चैनल पे हो रहा है तो फिर इसके ऊपर व्यूअरशिप के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा एज पर व्यूअरशिप। और व्यूअरशिप कौन देगा आपको? बार्क मतलब ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, ये आपको व्यूअरशिप देगा। और आपको कौन सा व्यूअरशिप देखना है? ऑल टाइम, लास्ट क्वार्टर, लास्ट मंथ, ईयरली, कैसे देखना है? तो बोलता है लास्ट वीक ऑफ अ गिवन क्वार्टर, जिस क्वार्टर की आप बात कर रहे हो उसके लास्ट हफ्ते का आप देख लो व्यूअरशिप के हिसाब से, और उसके हिसाब से आप डिवाइड कर देना इन द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन। तो भाई महाराष्ट्र में 10 लाख लोगों ने देखा है और गुजरात में 20 लाख लोगों ने देखा है, तो 1:2 का रेशियो बन जाता है, ठीक है। तो बस वही वाली बात है। सिनेमा हॉल है तो अमाउंट पेएबल, इंटरनेट है तो सेम, वहां पे बार्क था तो यहाँ पे ट्राई है। अगर आपको ट्राई का मतलब नहीं मालूम तो आपके टेक्स्ट मैसेज में जाओ, कोई भी मोबाइल ओपन करो, टेक्स्ट मैसेज में जाओ और सर्च करो TRAI, 100% आपको ट्राई का एक आध मैसेज आया होगा, ठीक है। ये वही वो जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है ना, वो ट्राई है बेसिकली, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई। इसके हिसाब से भी व्यूअरशिप ही देखा जाएगा। व्यूअरशिप मतलब यूज कितने लोग कर रहे हैं। ये लास्ट क्वार्टर ऑफ गिवन फाइनेंशियल ईयर। देखो ऊपर वाला जो था ना वो था टेलीविजन, उसमें लास्ट क्वार्टर देखना था, सॉरी लास्ट वीक देखना था ऑफ गिवन क्वार्टर। यहाँ पे लास्ट क्वार्टर देखना है ऑफ गिवन फाइनेंशियल ईयर, इस साल का लास्ट क्वार्टर चेक करना है, और उस बेसिस पे आपको प्रोपोर्शन डिवाइड होगा, रेशियो ऑफ पॉपुलेशन, कितने लोग इंटरनेट सब्सक्राइबर है या ये सब ट्राई का सर्विस यूज कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा। SMS में भी सेम ट्राई है, गिवन क्वार्टर देखना है आपको, ठीक है। उस हिसाब से आपका ये प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड होगा। फिर आता है एज पर सेक्शन 9 IGST एक्ट, सप्लाईज इन टेरिटोरियल वाटर। अगर टेरिटोरियल वाटर में सप्लाई किया है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर इज इन द टेरिटोरियल वाटर, द लोकेशन ऑफ सप्लायर। Where the place of supply is in the territorial waters, the place of supply shall, for the purpose of this act, deemed to be the coastal state where the nearest point of appropriate baseline is located। मतलब पानी में सप्लाई हो रही है ना अपने इंडियन वाटर्स में, तो उसका नियरेस्ट पॉइंट ऑफ लैंड जो होगा ना वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, ठीक है, नियरेस्ट पॉइंट ऑफ लैंड। चलो इस तरह से अपना ये चैप्टर खत्म होता है। क्विकली सर्विस वाला पोर्शन को एक बार क्विकली देखते हैं कि क्या क्या था।
इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में इमूवेबल प्रॉपर्टी जहां पे लोकेटेड है वो, अगर लोकेट नहीं हुआ तो इंटेंडेड टू बी लोकेटेड वो, ठीक है। अगर आउटसाइड इंडिया हुआ तो रेसिपिएंट। फिर उसके बाद था परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज, ब्यूटी ट्रीटमेंट वाला, तो उसमें जहाँ पे परफॉर्म हुआ वो। फिर था ये ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो वहाँ पे रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड, और अगर अनरजिस्टर्ड है तो फिर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, ठीक है क्या, लोकेशन ऑफ सप्लायर, जहाँ पे एक्चुअली परफॉर्म हुआ, मतलब जहाँ पे ट्रेनिंग दी गई। और अगर एडमिशन है तो जहाँ पे वो इवेंट या अम्यूजमेंट पार्क या अदर प्लेस लोकेटेड है। अगर ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो फिर अगर B2B है तो फिर सामने वाला क्या रजिस्टर्ड पर्सन, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो देखना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज इंडिया में हो रहा है या नहीं। इंडिया में हो रहा है तो जहाँ पे इवेंट हुआ, और अगर इंडिया के बाहर हो रहा है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो अगर रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ दैट रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड है तो जहाँ पे गुड्स आपने हैंडेड ओवर किया तब। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में अगर रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अगर अनरजिस्टर्ड है तो जहाँ पे आपने जर्नी एम्बार्क किया। और अगर आपका पास वगैरह का केस है तो जहाँ पे एड्रेस अगर मेंशन है तो वो एड्रेस, और अगर एड्रेस मेंशन नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर, जैसे सप्लाई बन जाएगा। फिर आता है गुड सप्लाई ऑन बोर्ड, तो सप्लाई ऑन बोर्ड, सर्विस सप्लाई ऑन बोर्ड है तो फिर फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। फिर आता है टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, अगर लीज सर्किट और फिक्स्ड टेलीकम्युनिकेशन लाइन अगर इंस्टॉल्ड है तो जहाँ पे इंस्टॉल किया वो। पोस्ट पेड है तो बिलिंग एड्रेस के हिसाब से चले जाना, अगर बिलिंग एड्रेस में एड्रेस मेंशन नहीं है तो फिर सप्लायर ऑफ सर्विस को ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेना। प्रीपेड के केस में अगर वो वाउचर बेचा जा रहा है दुकान पे तो दुकान ही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी, और अगर वाउचर बेचा जा रहा है वो प्री पेमेंट वाला फाइनल सब्सक्राइबर तो उसके हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। एंड देन अगर इंटरनेट के थ्रू रिचार्ज कर रहे हो तो सप्लायर के केस में आपका रिकॉर्ड पे जो एड्रेस है वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद बाकी सारे केसेस में एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट एज पर द रिकॉर्ड, एंड अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो सप्लायर ऑफ सर्विसेज, ठीक है। फिर आता है फाइनेंशियल ब्रोकिंग सर्विसेज में किसी को भी दे दो आपको, अगर रिकॉर्ड में है लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट तो प्लेस ऑफ सप्लाई वही बन जाएगी, और अगर रिकॉर्ड में नहीं है तो सप्लायर ऑफ सर्विस प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। फिर आता है इंश्योरेंस सर्विसेज, अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट एज पर द रिकॉर्ड ऑफ सप्लायर। फिर एडवर्टाइजमेंट केस में अभी जस्ट पढ़ा, बोलता है अब सबसेक्शन 2 अपना पेंडिंग है। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है पता है, कि अगर तुम कहीं पे भी फॉल नहीं हो रहे हो, अगर तुम सप्लाई ऑफ सर्विसेज अदर देन 12(3) to 12(4), मतलब कि आपकी एक ऐसी सर्विस है जो सबसेक्शन 3 से लेकर सबसेक्शन 14 तक कहीं पे भी फॉल नहीं होता, तो आपके लिए सबसेक्शन 2 बना है। सबसेक्शन 2 बोलता है कि अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो देन लोकेशन ऑफ दैट रेसिपिएंट पर्सन, अगर रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड तो चेक करो कि सप्लायर के केस में एड्रेस अवेलेबल है, अगर एड्रेस अवेलेबल है then that address मतलब unregistered person का address will be the place of supply, and अगर address available नहीं है then location of supplier will be the place of supply। ये सेम केस हमने बहुत सारी चीजों में नीचे देखा है, ठीक है। इस तरह से प्लेस ऑफ सप्लाई सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अपना खत्म हुआ। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये सीए फाइनल से मूव होके यहाँ पे आया है, ठीक है। न्यू कोर्स मतलब तुम्हारे कोर्स में न्यूली एडेड है। मैं चाहता हूँ कि ये चैप्टर को आपको रट्टा थोड़ा मारना ही पड़ेगा, बैठ के बुक बंद करके देखना कि ये इसका, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है सीए फाइनल के पॉइंट ऑफ व्यू भी और सीए इंटर के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। चलो ऑल द वेरी बेस्ट, टाइम बहुत कम बचा है, पढ़ते रहना और ये रिवीजन जितना बार सुनोगे उतना आपको बेनिफिट होगा। ओके, ऑल द बेस्ट।